जो भी उर्दू बोलने वाले हैं या उर्दू सियासत करने वाले हैं, उनको ये सोचना चाहिए जो बेहतरीन तरीका है ये जिसके मैं हक में हूँ और करीब हूँ। मतलब कोई चीज भी आपकी एटर्नल नहीं होती ना भाई, हर चीज तब्दील होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। आप जिस उर्दू सकाफत का गाना गा रहे हैं या बाजा बजा रहे हैं वो हमेशा से नहीं थी ना यार। मतलब उर्दू जबान कब पैदा हुई है, उससे पहले आप क्या भोजपुरी बोलते थे, या आप उससे पहले जो मकामी पराक्रतें थी वो बोलते थे, आप कहाँ से आए हैं। आप में बेशतर लोग, ये एक बहुत बड़ी तादाद तो पश्तो स्पीकिंग थे ना, पठान थे ना, औरकजई आपके अंदर है, बंगश आपके अंदर है, यूसुफजईयों की बहुत बड़ी तादाद आपके अंदर है। अल्लाह आपका भला करे, जोश मरी आबादी जो इतने बड़े शायर हैं वो आफरीदी हैं। मतलब ये सारी आपके अंदर थी। आप सैयद थे तो आप अरब से आए थे, आप कहीं कहीं से आए और फिर आपने एक गंगा जमनी तहजीब में आप रच बस गए और उसको आपने अपना वतन बना लिया। तो अब आप जिस वतन में आ गए, अब आप सिंध दरिया के पीटने की जरूरत क्या है? या तो आप पूरी तरह आ जाएं या फिर कोई आप रास्ता अपना लें। दूसरी सूरत ये है कि क्या इसके कोई इम्कानात हैं कि आपको उर्दू सूबा मिल जाए, वो तो लड़ाई का मसला है, वो तो झगड़े का मसला है। कोई भी कौम अपने मुल्क को क्यों टुकड़े करेगी? मतलब गांधी जी कह रहे थे कि भाई वो तो मेरे ऊपर से मुझे काट दो अगर हिंदुस्तान को काटना है। वो मतलब सही थे, लेकिन उनके पीछे अंग्रेज की सियासत थी या जो भी था, तो वो हो गया मामला। तो यहाँ सिंधी भी कराची को उसी तरह अपने जिस्मो जान का हिस्सा समझते, अपनी रूह समझते। वो कैसे आपको काट के दे देंगे? आप वहां से आए, ये आपके इलाके में नहीं गए, तो आपको इनको अपनाने में आगे बढ़ना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। वो ठीक है, उनसे भी कुछ शिकायत आपकी होंगी कि भाई वो नहीं मानते, हमें उर्दू स्पीकिंग सिंधी भी नहीं मानते, जो मैंने पहले अर्ज किया। शुरू में नहीं था भाई, ये 1969 से पहले जब नवाब मुजफ्फर ने वो महाजर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उससे पहले कितना जमाना गुजर गया था, कुछ भी नहीं था। 47 से 69 तक इतना अरसा था ना, उन्होंने आपके लिए बाहें खोली थी। आपके पास मीरपुर खास में भी जमीनें हैं, जेम्साबाद में मेरे अपने दादा की जमीन है, आप सक्खर में बैठे हुए हैं, आप हर जगह एक चीज का एडिशन मुझे करने दे, लेकिन जो उसका इकोनॉमिकल हब है, एक डेवलप सिटी है कराची, वहाँ हमारे पास एक छप्पर भी हमारे नाम का नहीं था। और जो लोग वहां से आए उनको हमने यहाँ क्लेम पे जमीनें दी, उनको जगह बना के गवर्नमेंट ने दी। तो जब हम अपनी इस हालत का मवाजना करते तो फिर हमें दुख होता है कि यार मेरी जमीन थी, मैं पीछे रह गया और लोग आगे बढ़ गए, और वो लोग आगे बढ़ गए जो यहाँ के थे भी नहीं। और मैं वो थोड़ी सी इस्तेहसाल वाली जो थ्योरी है उसमें बात करना चाहूंगा। भाई काहे का इस्तेहसाल? मैंने तो अपने आप को मिडिल क्लास देखा है। मैं कहीं गांव देहात में जाऊं तो गुर्बत वहां नजर आती है। मैंने तो देखा है कि मेरे मामू स्टील मिल में काम कर रहे हैं, मैंने तो देखा है एक मेरे मामू को पीटीसीएल में नौकरी है, मेरे अब्बा का भी बिजनेस है, मेरा ताया अच्छा खासा काम कर रहा है। जब आए थे लुटे पुटे आए थे, मेरी दादी बताती है कि मेरे दादा शुरू में वो ठेले के ऊपर देसी घी बेचा करते थे। तो एक दफा ऐसा हुआ कि सामने को पत्थर आ गया, पूरा ठेला उलट गया और पूरा देसी घी बह गया। लेकिन फिर उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जॉब की है ना। मतलब वो डेवलप किया, नाम ले रहे हैं। एक कोटा सिस्टम को लेके आप रोते रहते हैं। मतलब कोटा सिस्टम शायद इसलिए था कि आपने शहरी इलाकों में आप आबाद हो गए या जो भी है। मतलब आबाद तो क्या हुए, जो हिंदू आप छोड़ के चले गए थे, दुकानें छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, वो आपके मिल गए। मतलब वो कब्जा हो गया ना एक तरह का। तो आप इस तरह से आबाद हुए, वो सब कुछ उन सिंधियों को नहीं मिला। यार अगर आप कोटरी जाएं तो दरिया सिंध के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा घर है जो पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरत। वो कोई हिंदू छोड़ के गया था। उस एक घर में कोई 8 या 9 उर्दू स्पीकिंग फैमिली आबाद है। उस घर का बर्बादा लग चुका है, उसकी तारीखी हैसियत खत्म हो चुकी है, उसकी लकड़ियां टूट गई क्योंकि आपने उस पर तवज्जो ही नहीं दी, आपने उसको ठीक ठाक ओनरशिप का मामला आपने मरम्मत की नहीं। तो वो इस्तेहसाल भी एक कहानी थी। ठीक है, हर आदमी को कुछ ना कुछ तो मसले होते हैं ना भाई। गांव देहात में मसले या पंजाब में लोगों को मसले नहीं थे। तो इस तरह के मसले के लिए आप किसी एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दें, वो मेरा कहना गलत है। पाकिस्तान में वो चीज नफरत की तरफ और तशद्दुद की तरफ चली गई जिसका आप कोई एंड नहीं पाकिस्तान में अल्टीमेटली हल यही मुझे समझ में आ रहा है। मैं बस आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने बोलूंगा, मैं थक भी गया हूँ। थैंक यू। आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि अल्टीमेटली आपको सिंध को अपना वतन बनाना पड़ेगा। आप भले उर्दू बोलते रहें, आपकी अगली नस्ल 2 जबानें बोले, 3 जबानें बोले, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको वतन बनाया है तो वतन मानना भी पड़ेगा। क्या बात है जी। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि अगर आप ऐसे ही हर सूबे के मुतालबे की तरफ निकलने लगे तो कल को कोई क्रिश्चियन उठेगा, कोई हिंदू उठेगा, वो बोलेगा मेरे साथ तो ये हो रहा है, मुझे एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, मजहबी बुनियादों पर मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सारे क्रिश्चियन एक सूबा बनाएंगे। फिर एक और निकलेगा तो बोलेगा सारे हिंदू अंदरून सिंध से निकलो और हमारा तो ये वाला अगर देखिए मजहबी बुनियाद पे बात करें तो ये जमीन तो हिंदुओं की थी, उससे पहले इस बुद्धिस्ट की थी। बिल्कुल। मतलब तो ये वक्त में चेंज होता रहता है, लोग अपने आप को आप पढ़ लेंगे भाई वो जी बिल्कुल, मैं उसी वजह से आपको कह रही थी
बिल्कुल। हुकूमत पे कब्जा किया। तो मैं यही आपसे कह रही थी, राजा दायर कश्मीरी। अब आप बताओ, एक कश्मीरी आके यहाँ हुक्मरान बन गया और एक उर्दू स्पीकिंग वजीर आला नहीं बन सकता? तो बनाए ना, ऐसे काम करें कि बन जाए। नहीं, उर्दू स्पीकिंग को पहले ये खुद सोचना चाहिए कि उसने करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है वजीर आला जो उर्दू स्पीकिंग है, जब आप सियासत में आ गए, वो अपनी वजह से नहीं बन पाए, वो अपनी डिल्यूजनल थॉट की वजह से नहीं बन पाए, अपनी आइडियोलॉजी की वजह, अपनी आइडियोलॉजी को सर्टेनली आगे लेकर ना जाने की वजह से नहीं बन पाए। और ये जो आप बात कर रहे थे ना, नहीं मौजू है, पूरी कम्युनिटी पे एक रिसर्च होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की सतह की होनी चाहिए। अभी तक हमें कुछ नहीं पता, इस तरह की कुछ कहानियां हमें कुछ आउटलाइन फराहम कर देती, लेकिन उनके साथ नफ्सियाती तौर पे हो क्या रहा है, जज्बाती तौर पे हो क्या रहा है। मुझे ना सरशार सिद्दीकी के मुझे 2 शेर आपको सुनाने हैं, प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें। आप थके नहीं? कि आज़ादी के नशे में कुछ इस दर्जा मखमूर थे हम, वो आंखें भी छोड़ आए हैं जिन आंखों का नूर से हम। और जब भी मैं वाघा बॉर्डर जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ उस तरफ जो लोग हैं वो भी अपने ही हैं, तो मुझे सरशार का ही शेर याद आता है, करे पानी न पुल मिस्मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं उस पार मेरे। तो ये उर्दू बोलने वालों के भी मसाइल है ना, नफ्सियाती मसाइल है, जज्बाती मसाइल है, उनके गम को भी तो कोई समझे। देखिए मैंने अपनी बात कोई प्यार नहीं करता। हाँ, एक आप ही रह गए उसमें, हमें प्यार नहीं करता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपने ये बात थोड़ी सी महदूद कर दी। जो मैंने बीच में जिक्र किया था पंजाब की तकसीम का, उनसे भी पूछे, और आपने तो देखिए सिर्फ देखा है बॉर्डर पे जाके। एक मिनट, आप बात मुकम्मल कर लें सर जी, प्लीज बात मुकम्मल करने दें ना, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैं तो किसी भी तरह की जो ये डिवीजन है, आपने बॉर्डर के इस तरफ खड़े होके देखा है, मैंने उस पार जाके देखा है कि वो उर्दू स्पीकिंग थे, वो पंजाबी थे, या जो पुराने हत्ता के बलोच जो राजस्थान में आज आबाद हैं, और उनको सिर्फ जब इतना पता चला कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कोई बलोच लड़की है, एक हमारे साथी हैं बलोच, वो सईद बलोच साहब वो साथ थे, और उन लोगों का हमारी तरफ क्या रवैया था, क्या जज्बात थे, तो ये तकलीफ़ें उन लोगों को पता है। और हमें इसलिए महसूस करनी चाहिए कि हम दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, कैसे लोगों को धकेला जा रहा है, किया जा रहा है, तो हमें अपना फैसला करना पड़ेगा। रही बात सिंध की, तो इस सिंधी उर्दू की बहस से ऊपर सिंध की तारीख बहुत पुरानी है, एक तहजीब है, एक तमद्दुन है, आपसे इनकार नहीं कर सकते। तो कितना अच्छा हो कि हम अपना तारुफ उसके साथ ही जोड़ के बताएं कि मैं सिंध धरती की बेटी हूँ, क्योंकि हमेशा बेटे ही होते हैं। हाँ मगा धरती का बेटा, सन ऑफ द सॉइल, भाई बेटी हूँ, हमारी गिनती ज्यादा है, हमारी मेहनत ज्यादा है। नई तरफ चली गई हमारी गुफ्तगू। नहीं, मैं तो ये अपने स्टेटमेंट यही दूंगी कि मैं भी इस चीज पे फख्र करती हूँ कि मैं सिंध धरती की बेटी हूँ। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम एंड करेंगे अपने एपिसोड को। सी यू, बाय।